हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। लास्ट दो वीडियोस के अंदर अलग अलग हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीख लिया है। इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिटेल में आपको मैं ब्रेकडाउन करके यहाँ पर दूंगा और आपको साथ के साथ जितने भी प्रोविजंस हैं, तो बेसिकली रिवीजन वीडियो के साथ साथ ये वीडियो भी एक तरह से रिवीजन वीडियो ही है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के थ्रू ना जितने भी कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे आपके चैप्टर के वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। थोड़े बहुत वेरिएशंस, थोड़े बहुत बन के क्वेश्चन अगर डिफरेंट आएगा एग्जाम में तो भी आप उसको क्रैक कर लोगे, क्योंकि दिस कवर्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एंटायर चैप्टर। इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है बहुत ही बेसिक सा छोटा सा, जो एग्जाम में अगर आप देखो तो 2 मार्क्स का या फिर किसी एक क्वेश्चंस का पार्ट बन के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कंचनजंगा प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स टू सतलज प्राइवेट लिमिटेड। कितने के? 2.5 लाख रुपए। किस डेट को उसने सप्लाई किया है? 23 जून को। एंड इश्यूज द इनवॉइस ऑन 25 जून। यहां पर देखो, अब सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर एक साथ में चलो एक चीज और है, यहां पर पेमेंट फॉर गुड्स इज मेड बाय द सतलज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15 जुलाई। अब यहां पर हमने जो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर देखा था कि देर इज अ सेक्शन नंबर 31 जो कि ये बात करता है कि देर इज अ मैक्सिमम टाइम जहां तक इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। अगर इनवॉइस उस टाइम तक इशू नहीं होता है तो हम इनवॉइस की डेट की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके वो डेट ले लेंगे जिस डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। और गुड्स के केस में वो डेट है जिस दिन आप अपना गुड्स को सप्लाई करते हो। सप्लाई का मतलब यहां पर आ जाता है कि यार अगर आपको वो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं तो उनको आप डिस्पैच कर देते हो, या फिर उसी जगह से कोई इंसान आएगा और उस गुड्स को लेके जाएगा, तो जिस दिन आप उसको मेड अवेलेबल करवा देते हो तो वो आपकी डेट ऑफ इनवॉइस होनी चाहिए थी। नहीं हुई तो उस डेट को ले लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा फिर? डेट जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था 23 जून तक। अगर हो गया होता तो वही डेट ले लेते। लाइक सपोज 21 जून को इनवॉइस रेज हो गया होता तो हमारी डेट ऑफ इनवॉइस होती 21 जून और उसको कंपेयर करते 15 जुलाई से, विच एवर इज अर्लियर 21 जून हमारे पास आ जाता। बट यहां पर हम किसको करेंगे कंपेयर? इसको इनवॉइस की डेट, क्योंकि उस इवेंट के बाद है तो हम इनवॉइस की डेट को कर देंगे इग्नोर। और अब हम करेंगे कंपेयर 23 जून को 15 जुलाई से, विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, जो कि आता है 23 जून। छोटा सा क्वेश्चन था, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, बट आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सारा का सारा मैंने इसका बता दिया है, हर एंगल से मैंने इसको समझा दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्या कहा गया है देखो, इसको मैं आपको अलग से ले जाके समझाता हूं। अब ये देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि यानी कि एक तरह से आप ये समझो कि आपके पास कोई कंसल्टेंसी लेने के लिए आया, वो आपको चीज़ें नरेट कर रहा है, ठीक है, कि भाई आई बाय अ सेट ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर फ्रॉम अ रिटेल स्टोर। अब यहां पर हमारे पास क्या क्या है? एक तो हमारे पास है ये रिटेल स्टोर, और यहां से खरीदने वाला ये तो हो गया सप्लायर, और यहां से खरीदने वाला हो गया हमारे पास रिसिपिएंट, ठीक है। इसको इनवॉइस इशू किया गया और इसने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो यानी कि इनवॉइस और पेमेंट की डेट सेम है, ठीक है। द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टू मी लेटर इन द वीक विद व्हेन अ टेक्नीशियन इज अवेलेबल, ठीक है। पेमेंट करने के बाद इसी हफ्ते के अंदर कभी ना कभी उनकी डिलीवरी की जाएगी। तो मैं इसको यहां पर डी से लिख देता हूं कि डिलीवरी आपके पास यहां पर इस डेट को फर्नीचर की होने वाली है, ठीक है। अब क्या हुआ? द नेक्स्ट डे द रेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एप्लीकेबल टू द मॉड्यूलर फर्नीचर इज रिवाइज्ड। अब ये बात कर रहा है कि भाई इससे अगले दिन, जिस दिन ये इवेंट की बात क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आज के दिन मान लो मैंने एक गुड्स खरीदे, पेमेंट कर दी और इनवॉइस ले लिया। डिलीवरी थोड़े दिन बाद होगी, लेकिन जिस दिन पेमेंट और इनवॉइस हुई उससे नेक्स्ट डे ही क्या हुआ? रेट ऑफ जो टैक्स है वो चेंज हो गया। लेट सपोज कि भाई पहले आपका 12% था, अब आपका 18% हो गया, ओके। तो ये आ गए हमारे पास सारे के सारे सर्कमस्टांसेस। अब यहां पर एक ट्विस्ट क्या आया कि यहां पर जो स्टोर है उसने जब रेसिपिएंट को ये डिलीवरी करी तो उसने बोला कि भाई अब ना रेट चेंज हो गया है, तो ये लो एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस और जो एडिशनल 6% है मुझे वो पे कर दो।
इससे क्या होगा, रिटेलर की जेब में 6% एक्स्ट्रा तो जाएंगे, बट वो 6% उसको गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवाने। दैट मीन्स कि रिटेलर यहाँ पर थोड़ी सी चालबाजी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंसान आपसे ये पूछ रहा है कि भाई क्या ये जो स्टोर है ये अपने पार्ट पे करेक्ट है? तो आंसर इज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। यहां पर आपको क्या देखना है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई जब हम डिटरमाइन करते हैं और चेंज ऑफ रेट स्पेसिफिकली उसमें हम देखते हैं, तो हमारे पास देखो 3 एलिमेंट आते हैं। यहां आपका अब हो रहा है कॉन्सेप्ट रिवाइज, ठीक है। 3 एलिमेंट आते हैं। सबसे पहला आपका आता है कि डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। दूसरा आपका आता है डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस। और तीसरा आपका आता है कि भाई अगर सर्विस है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस, और अगर गुड्स है तो भाई गुड्स को जब आपने मेड अवेलेबल करा दिया या आपने उसको डिलीवर करने के लिए डिस्पैच किया, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज आती है, इन तीनों में से कोई भी 2 इवेंट उठा लो, कोई भी 2 इवेंट, आपकी मर्जी है। कोई भी 2 इवेंट अगर आपके पास इस इवेंट से यानी कि चेंज इन रेट से पहले हो रहे हैं, तो भाई जहां पर 2 इवेंट हो रहे हैं वो आपका रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई जो टाइम ऑफ इनवॉइस है और जो टाइम ऑफ पेमेंट है वो चेंज इन रेट से पहले है। 2 चीजें चेंज इन रेट से पहले हो गई तो 18% तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, वही रेट लगेगा जो पहले लग रहा था। तो यही आपको इसके अंदर कंसल्टेंसी की तरह उसको ये चीज़ बतानी है। जब आप प्रोविजंस लिखोगे तो आप इसी तरीके से लिखोगे कि आपको ये चीज़ें बतानी है कि भाई अगर कभी चेंज ऑफ रेट होता है तो वहाँ पर इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे। इनमें से जो भी 2 चीज़ें पहले या बाद में हो रही है तो वो जो पहले वाला रेट है या बाद वाला रेट है वो एप्लीकेबल आपके पास हो जाएगा। सिंस इन दिस केस आपका जो दोनों चीज़ें हैं दैट टेक्स प्लेस बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो जो पुराना रेट है वही एप्लीकेबल होगा। और स्टोर जो है यहां पर एब्सोल्युटली गलत है इस चीज को इस तरीके से करने में, ठीक है। तो ये हुआ आपका यहां पर सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपके 2 कॉन्सेप्ट यहां पर रिवाइज अभी तक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, एक ऑनलाइन पोर्टल है बेस्ट इन्फो नाम से जिसने इनवॉइस रेज किया। चलो हम यहाँ पर यहीं पर जगह है, यहाँ पर फैक्ट्स लिखते हुए चलते हैं कि एक ऑनलाइन पोर्टल है बेस्ट इन्फो, ओके। तो आई थिंक ये सप्लायर होगा आपका। अब इसने इनवॉइस रेज किया है, इसने किया इनवॉइस रेज। ये इवेंट्स यहाँ पर हम इस पूरी टाइमलाइन पे इवेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर चलो भाई इसने इनवॉइस रेज कर दिया, ठीक है। किस डेट को, 21 फेब को, 21 फेब को इसने इनवॉइस रेज कर दिया ऑन रॉय एंड बंसल, जो कि आपका रिसिपिएंट है। रॉय यहां पर मैं लिख देता हूं। अब उसके बाद क्या हुआ, द पेमेंट इज मेड बाय रॉय एंड बंसल लिमिटेड बाय अ डिमांड ड्राफ्ट सेंट ऑन 25 फेब। तो यहां पर अब इसकी साइड से जो चीजें निकली हैं, इसकी साइड से जो चीजें निकली हैं, इसकी साइड से निकली है पेमेंट। पेमेंट किस डेट को निकली है, इसने दिया 25 फेब को। तो भाई डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ दे देना इज नॉट इक्विवेलेंट टू पेमेंट, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट को आपको बैंक में ले जाकर प्रेजेंट करना होता है। जिस दिन आप बैंक में ले जाकर प्रेजेंट करते हो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कि आप बैंक में उस पैसे को डिपॉजिट एक्चुअल में क्रेडिट हो रहा है आपका, ठीक है। तो इस डेट को तो हम देखो करेंगे इग्नोर। विच इज रिसीव्ड एंड एंटर्ड ऑन द अकाउंट्स ऑफ बेस्ट इन्फो ऑन 28 फेब। सी उसके बाद 3 दिन बाद 28 फेब आई, इस दिन उसने उसको अकाउंट में वो लेके गया और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी उसी दिन उसने डाल दिया, ठीक है। और ऐसा करने के बाद ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट रिसीव करने के बाद उसने रॉय एंड बंसल ने जो डेटाबेस का एक्सेस था वो उसको दे दिया, यानी कि प्रोविजन ऑफ सर्विस हो गई, यानी कि पेमेंट ओके लिमिटेड फ्रॉम 3 मार्च इन द मीनवाइल, ठीक है, 3 मार्च को। तो यहां पर एक फैक्ट और आ गया हमारे पास जो कि अलग से है कि ये सब तो देखो फेब में हो रहा है, ठीक है। 3 मार्च को क्या हुआ, उसने फिर इसको सर्विस दी, सर्विस जो है इसने इसको प्रोवाइड करा दी, यानी कि प्रोविजन ऑफ सर्विस यहां पर हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, इन द मीनवाइल, इस दौरान जब तक ये सब चल रहा था, 1 तारीख को क्या होता है भाई, रेट चेंज। तो भाई यहां पर ये आ गया 1 मार्च, 1 मार्च को हुआ रेट चेंज। अब देखो फैक्ट्स लिखते ही सब कुछ आपके सामने यहां पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या क्लियर, कि भाई डेट ऑफ पेमेंट जो है वो भी चेंज इन रेट से पहले है, डेट ऑफ इनवॉइस है वो भी चेंज इन रेट से पहले है। चेंज इन रेट के बाद सिर्फ एक चीज हो रही है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो यार यहां पर सीधी सी बात है, आपके पास टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा
चेंज इन रेट से पहले, और पहले वाला रेट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। इसको जरा देख लेते हैं कि आपको आंसर किस तरीके से करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, एन इशुएंस ऑफ इनवॉइस एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकर्ड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको अपनी सिंपल भाषा में इस चीज़ को यहाँ पर लिखना है। तो इस केस के अंदर आप वो ले लोगे, और उसमें भी टाइम ऑफ सप्लाई वो बनेगा जो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर होगा। इनवॉइस आपका इशू हुआ था 21 फेब को, तो डेट ऑफ इनवॉइस यहाँ पर हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वीएसटी लिमिटेड to supply gas by a pipeline to VST Limited for a period of 1 year। 1 ईयर, देखो सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, 3 महीने से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका डिक्लेयर हो गया है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ते ही आपको एक जो डिफरेंस आएगा ना, वैसे तो देखो सर्विसेज में सेम टैक्सेबिलिटी रहती है, सेम टाइम ऑफ सप्लाई बनता है, द डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है सिर्फ इनवॉइस की डेट में, सेक्शन 31 बीच में यहाँ पर आ जाता है। वो क्या कहता है कि जहाँ पर भी आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो 3 डेट आपके पास आती हैं। उन 3 डेट्स में से पहले आपके पास जो भी डेट अकर हो रही है, दैट शुड बी द डेट जिस दिन आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। वो डेट्स क्या क्या है कि भाई, पहली बात तो अगर मान लो आपके टर्म्स में पेमेंट डिसाइडेड है कि इस डेट को आपकी पेमेंट होनी चाहिए, तो वो पेमेंट, ठीक है। या फिर आपका अगर डिसाइडेड नहीं है तो जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो वो डेट। अगर जिस दिन पेमेंट का भी आपका डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, तो भाई जो आपका माइलस्टोन इवेंट्स आपने रखे होंगे, जहां वो कंप्लीट हो गए, उस डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। लेट्स सपोज इसके अंदर अगर हम देखें तो एग्जांपल माइलस्टोन इवेंट का क्या बनेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, सब गैस सप्लाई कर रहे हैं। अब गैस को जिस भी यूनिट्स में मेजर करते होंगे, उतनी कुछ पर्टिकुलर सेट कर लो कि यार XYZ यूनिट्स पूरी होते ही आपका इतना बिलिंग बन जाएगी, तो दैट शुड बी द डेट आपका जिस दिन आपका इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए था। तो ये तो हुआ चलो बेसिक प्रेमिस। क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहां पर ये कह रहा है कि भाई VST लिमिटेड शैल मेक मंथली पेमेंट फॉर अ मंथ शैल बी मेड बाय 7th डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने की 7 तारीख को, यानी कि ड्यू डेट डिटरमाइंड है, तो एक मैक्सिमम डेट तो मिल गई हमें कि इस डेट तक तो आपका इनवॉइस रेज हो ही जाना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, फिर आता है आपके पास एवरी क्वार्टर ट्रस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड शैल इशू अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स showing the quantity and the value of goods dispatched, payments received and payment due। स्टेटमेंट भी जाएगी हर क्वार्टर। अब देखो मंथली कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि अगर मैं पूरे साल की बात करूं, अप्रैल और मई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जून में क्लैश होगा किस चीज के बीच में, मंथली स्टेटमेंट के बीच में और क्वार्टर के बीच के अंदर। ठीक है, एंड आई एम सॉरी, ये यहाँ पर आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है ना, मैंने सप्लाई ऑफ सर्विस के तरीके से आपको बता दिया, बट दिस इज योर सप्लाई ऑफ गुड्स के केस के अंदर। यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या आता है, गुड्स सप्लाई ऑफ गैस जो है वो आपकी आएगी गुड्स के केस में, और गुड्स के अंदर जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है वहाँ पर आपके पास क्या एप्लीकेबिलिटी आती है कि दोनों में से एक डेट का अर्लियर आप लेते हो। आपका आता है सप्लाई ऑफ जिस दिन आपका पीरियोडिकल स्टेटमेंट आया या फिर जिस दिन आपने पेमेंट करी, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर इज अकरिंग दैट वुड बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर आपका मंथली पेमेंट और यहाँ पर आपका स्टेटमेंट, तो 2 महीने कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे महीने एक स्टेटमेंट भी आएगी और पेमेंट भी आएगी, तो उस दिन जो भी डेट होगी दैट वुड बी योर आपका इनवॉइस की डेट। Now, the differential amount, if any, as mentioned in the statement of account, shall be paid by the VST Limited. Okay. अब देखो यहाँ पर कितना डिफिकल्ट देखने में लग सकता है, बट उतना ही आसान भी है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि पेमेंट की डेट्स दी गई हैं कि अगस्त 5 को, सितंबर 5 को और अक्टूबर 6 को आपको पेमेंट्स मिली हैं 2-2 लाख रुपए। ठीक है, तो भाई और अक्टूबर 3 को भी एक इवेंट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, स्टेटमेंट आई है 2,56,000 रुपये को लेके। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अप्रैल मई में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने क्वार्टर लिया है अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, इन 3 महीनों के अंदर अगस्त सितंबर में तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी पेमेंट ही आ रही है, स्टेटमेंट आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो पेमेंट की डेट ले लोगे आपकी डेट ऑफ इनवॉइस। लेकिन अक्टूबर के अंदर क्या हो रहा है, पेमेंट आ रही है 6 अक्टूबर को, स्टेटमेंट आ रही है 3 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहां पर आपका क्लैश हो जाएगा। यहां पर आप विच एवर इज अर्लियर आपका 3 अक्टूबर लोगे। किस अमाउंट का, हालांकि पेमेंट आई है 2 लाख रुपए की,
लेकिन जो स्टेटमेंट आई है वो आई है 2,56,000 रुपए की। तो स्टेटमेंट भी हम पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट की अमाउंट है वही लेके चलेंगे। तो यानी कि टाइम ऑफ इनवॉइस अगस्त महीने के लिए 5 अगस्त है फॉर 2 लाख रुपीज, सितंबर महीने के लिए 5 सितंबर है फॉर 2 लाख रुपीज, अक्टूबर के महीने के लिए 3 अक्टूबर है फॉर 2,50,000 रुपीज। और एक्चुअल में जब ये अमाउंट रिसीव हो रही है तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 56,000 रुपये रिसीव बाय द सप्लायर फॉर जुलाई सितंबर क्वार्टर। यानी देखो 2-2 लाख तो पहले रिसीव हो गए थे, फिर ये जो स्टेटमेंट आई थी 2,56,000 रुपये की, इसके बचे हुए 56,000 रुपये बाद में आए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपको निकालना है, देखो इनवॉइस वाला टाइम हमने डिटरमाइन कर लिया, अब आपको यहाँ पर निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आपके पास सिंपल सी चीज़ें क्या क्या हो जाएंगी कि यहाँ पर देखो ये तो जो पेमेंट की डेट है और इनवॉइस की डेट वही मानना पड़ेगा, तो दैट विल बी योर अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विच एवर इज अर्लियर लोगे तो 3 अक्टूबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस 56,000 रुपये के लिए भी ये दो डेट बनती हैं, क्योंकि इस 56,000 की स्टेटमेंट आई थी आपके पास 3 अक्टूबर को, इसी 56,000 रुपये की पेमेंट आई है 17 अक्टूबर को, विच एवर इज अर्लियर 3 अक्टूबर। बस सिंपल, ये बस आपको थोड़ा सा एक बार समझना ज़रूरी है कि देखो जो आपको मैं अगेन समझा दूं, शुरू से जहाँ से हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था, आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। सर्विस के केस के अंदर हमारे पास 3 डेट्स होती हैं। सबसे पहली डेट आपके पास आ जाएगी आपका, अगर मान लो पेमेंट अकॉर्डिंग टू टर्म्स हो रही हैं, तो जिस दिन आपकी पेमेंट आ रही है, पेमेंट के अगर आपको नहीं पता तो आपकी जो ड्यू डेट हो, जिस दिन आपको डिसाइडेड है कि भाई पेमेंट हो जानी चाहिए, या फिर ये सब भी नहीं है तो इससे पहले अगर आपका होता है कोई माइलस्टोन इवेंट, तो जब वो माइलस्टोन इवेंट आपका पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने पहले सर्विस की तरीके से स्टार्ट कर दिया था, फ्रॉम माई फॉल्ट, बट अब यहाँ पर ये निकला आपका गुड्स का पार्ट। ठीक है, गुड्स के अंदर आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं कि भाई एक तो स्टेटमेंट, या तो स्टेटमेंट पहले आ जाए या फिर पेमेंट। तो भाई जो भी अर्लियर है दैट वुड बी योर इनवॉइस की डेट। अब इस इनवॉइस की डेट की बेसिस पे आप आगे जो है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे। ठीक है, फिर आपका अगला स्टेप आएगा, दिस इज लाइक सेक्शन नंबर 31। ओके, तो उसके बाद आप 12 या 13 जो भी आपको लगाना है वो सेक्शन वहां पे लगा के चलोगे। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है रेणु धूत लिमिटेड enters into a contract with XYZ Limited on 2 July 2023 for a period of 2 years। 2 साल का यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने एंटर हुए हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टू बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पजेज फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 150 लाख। अब एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रेणु धूत लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग, नेमली 50%, 75% एंड 100%। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया है जिसके अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। अब जो पॉइंट हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं वही यहाँ पर अप्लाई होगा कि भाई यहाँ पर इसने कहा है कि एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट इज टू बी मेड एट द कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग, नेमली ये चीजें। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास क्या क्या दिया गया। पहली बात तो इनिशियल बुकिंग हुई, इसमें तो भाई सारी चीजें ही सेम डेट पे हो रही है, तो आपका टाइम ऑफ सब वो जो इनवॉइस है, हम इनवॉइस कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं साथ के साथ इनवॉइस का एक कॉलम बना देता हूं कि इनवॉइस कब तक रेज हो जाना चाहिए था। तो भाई यहाँ पे तो सारी डेट वही है, तो भाई यहाँ पे इनवॉइस की डेट भी आपकी 2/7/2023 ही रहेगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास ये आता है कि भाई 50% बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। अब ये खत्म कब हुई, 15 तारीख को। इनवॉइस कब आया, 22 तारीख को, और डेट ऑफ पेमेंट थी 29 को। अब याद करो जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये 3 चीज़ें कि भाई पेमेंट, ड्यू डेट और उसकी माइलस्टोन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, पेमेंट तो आ रही है देखो बाद में, ठीक है, माइलस्टोन पहले अचीव हो रहा है, तो माइलस्टोन की डेट वो होनी चाहिए थी जिस दिन आपका इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए था। तो यहां पर आपका आ जाएगा 15/3/2024। नेक्स्ट देखते हैं, माइलस्टोन कब खत्म हुआ, 20 तारीख को। उसके बाद डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस कब है आपका, 24 तारीख को जुलाई में, और डेट ऑफ पेमेंट है 27 जुलाई को।
तो भाई माइलस्टोन, अब देखो इनवॉइस की डेट क्या हम यहाँ पर लेंगे नहीं, क्योंकि माइलस्टोन पहले कंप्लीट हुआ है, इनवॉइस तो बहुत लेट जाके आपने इशू किया है। तो यहाँ पर भी इनवॉइस की डेट आपकी बनेगी 20/6/2024। इनवॉइस की डेट नहीं बनेगी, बेसिकली आपका इनवॉइस जो है इस डेट तक रेज हो जाना चाहिए था, नहीं होता है तो हम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट यहां पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इवेंट की डेट यहां पर लेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास 30/9/2024 को इनवॉइस आपका स्टेज कंप्लीट हुई। उसके बाद आपका 30/9/2024 को आपका इनवॉइस इशू हुआ सेम डेट पे ही। तो यानी कि इनवॉइस देखो सही डेट पे इशू हो रहा है, तो यहाँ पर डेट ऑफ इनवॉइस ही ले लेंगे 30/9/2024। अब आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है, तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालना आपके लिए कितना सिंपल हो गया। देखो बाकी सब में हमने डेट ऑफ कंप्लीशन लिया है, सिर्फ इस हाईलाइटेड पार्ट के अंदर हमने इनवॉइस की डेट ली है, क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस आपका टाइम पे रेज हो गया था। ठीक है, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी डेट्स निकली हैं 2nd, 15th और 20th एंड 30th। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहली बात तो द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इज 2nd, सब कुछ सेम है, तो उसमें तो पहले केस में देखो सेम ही था। नाउ इस पार्ट के अंदर आपके पास क्या आता है कि भाई अगर इनवॉइस जो है हैज़ नॉट बीन इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ 50% कंप्लीशन, तो हम कौन सी डेट लेंगे, जिस टाइम आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट थी, तो ये डेट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से, विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो भाई डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है 29 आपका मार्च, तो आपका 15 मार्च आपका यहाँ पर डेट हो जाएगा। सेम वे हमने यहाँ पर भी इनवॉइस जो है पहले इशू नहीं हुआ है, तो हम कंप्लीशन की डेट लेंगे, साथ में कंपेयर करेंगे उसको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट से, अर्लियर आपका 20th आ जाएगा। सेम मैनर में पहले इशू, इसमें इनवॉइस टाइम से इशू हो गया है, ये देखो, सिंस इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ये चीज आपको अलग से लिखनी जरूरी है, क्योंकि वहां पर दोनों डेट्स एक ही हैं, कंप्लीशन की डेट भी एक ही है, इनवॉइस की डेट भी एक ही है। जहां इनवॉइस टाइम से इशू हो रहा है वहां हम इनवॉइस ही लेंगे, तो आपको मेंशन करना जरूरी है कि ये जो डेट मैंने ली है वो इनवॉइस की डेट ली है। आप खामखा में उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो यहां पर भी आपके मार्क्स इस तरीके से कट जाएंगे अगर आपने इस चीज को मिस कर दिया। तो आपको मेंशन करना होगा कि मैंने इनवॉइस की डेट ली है, ये मैंने कंप्लीशन की नहीं ली। आप सिंपली 30th लिख दोगे तो क्या आपने एम्बिगुअस छोड़ दिया ना उसको, आंसर को, कि भाई आपने किस चीज की डेट मानी है यहाँ पे। चाहे दोनों डेट सेम है, बट आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आप यहां पर लॉ पढ़ रहे हो एक तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो देखो अभी तक हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए। हमने सेक्शन नंबर 31 समझ लिया, सेक्शन नंबर 12 समझ लिया, सेक्शन नंबर 13 समझ लिया, और हमने चेंज इन रेट ऑफ टैक्स वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अब ओनली क्वेश्चन हमारा जो बचा है वो बचे हैं आरसीएम वाले पार्ट्स, जो कि आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है, मिंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर इंपोर्ट्स बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। यहां पर क्या हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है फ्रॉम ग्रीन इनकॉर्पोरेटिव ऑफ यूएसए ऑन 13th अगस्त, यानी कि डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज 13th अगस्त, पहली डेट हमारे पास आ गई। द रेलिवेंट इनवॉइस फॉर 1,20,000 इज रेज्ड बाय द ग्रीन इनकॉर्पोरेटिव ऑन आपका 18th अगस्त को इनवॉइस रेज हुआ है। मिंट इंडस्ट्री लिमिटेड मेक्स द पेमेंट अगेंस्ट द सेड इनवॉइस एज फॉलोज। तो आपके पास एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। केस 1 अगर 22 सितंबर को ये चीज़ हुई, केस 2 अगर 27 दिसंबर को ये चीज़ हुई। अब देखो हमारे पास फैक्ट्स क्या क्या आ गए। हमारे पास प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट है, हमारे पास इनवॉइस की डेट है, और हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इस प्रोविजन के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपने सर्विसेज करी हैं इंपोर्ट, तो उस केस में आप क्या करते हो, तो भाई उसमें आपके पास दो चीज़ें यहाँ पर आती है। पहली बात तो इसके ऊपर लगता है आरसीएम। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि यहाँ पर देखो मैंने कहा ना कि अगले पार्ट आपके आरसीएम पे अब चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि ये कौन है, अगर द पर्सन हु इज रिसीविंग द सर्विस इज अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट के ऊपर तो देखो आरसीएम लगता नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस एंटिटी है, ऐसा इंसान है जो बिजनेस कर रहा है, वो अगर बाहर से सर्विस ले रहा है तो उसकी आरसीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उस केस के अंदर जो आरसीएम का प्रोविजन क्या है हमारे पास कि भाई जिस दिन आपने पेमेंट करी
या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज सिंस द इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ द इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो ये आपके पास डेट्स क्या क्या है यहां पर। अगर इसको आंसर क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो आपके पास क्या आया कि आपने जो इनवॉइस था, इनवॉइस आपने रेज किया था 13 अगस्त को। 13 अगस्त में आप ऐड कर दो आपके 60 डेज प्लस 1, क्योंकि डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज है, तो 61st डे जो आपका आएगा वो कंप्यूट कर लो, ठीक है। वो आएगा अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, वो अक्टूबर में जाके आपके पास डेट आने वाली है। लेकिन यहां पर देखो अब आपके पास क्या आया, डेट आपके पास लेट सपोज अक्टूबर की आएगी, ठीक है। अब यहां पर आपके पास क्या चीज़ आ रही है कि एक तो आपको ये चीज़ मिल गई कंपेयर करने के लिए अक्टूबर की डेट, दूसरा आपके पास क्या आ गया, ये जो डेट ऑफ पेमेंट आपको दी गई है ये, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, विच एवर इज अर्लियर आ जाएगी। तो फर्स्ट केस में मैं बात करूं तो पेमेंट आ रही है 22 सितंबर को, तो यानी कि अक्टूबर से तो पहले है ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 22 सितंबर। सेकंड केस के अंदर पेमेंट आ रही है 27 दिसंबर को, तो अक्टूबर वाली डेट आपकी पहले आएगी, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी आपका अक्टूबर वाली डेट। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ये आपके पास आता है कि देखो पहले केस के अंदर देखो 18 अक्टूबर आपकी डेट निकलेगी, जब आप उस अगस्त वाली डेट के अंदर 61 डेज आप उसमें ऐड करोगे। तो यहाँ पर सेकंड केस में आपका 18 अक्टूबर बनेगा, फर्स्ट केस के अंदर आपका 22 सितंबर आपका यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई बन गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात करता है कि भाई कोठारी लिमिटेड है मुंबई में, वो 50% शेयर्स है उसके पास विल्सन इनकॉर्पोरेटेड के, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है। विल्सन लिमिटेड प्रोवाइड्स, यानी कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज यहां पर हो गई, तो ये एक और नया प्रोविजन आपके पास आ गया एसोसिएटेड एंटरप्राइज का, ओके। From the following details, determine the time of supply of services provided by Wilson Incorporated. अब क्या होगा, agreed consideration आपकी कितनी है ये दे रखी है, date on which services are provided by Wilson Incorporated, ये आपके पास सर्विस प्रोवाइडिंग की डेट है, इनवॉइस की डेट दे दी यहाँ पर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब लिखा और पेमेंट कब आई। एसोसिएटेड एंटरप्राइज के अंदर भाई चीज़ें और भी आपके पास सिंपल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास दो ही चीज़ें देखनी है कि भाई जो मैंने यहाँ पर ऊपर मार्क करी थी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 में कि भाई डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट। इवन दो ये यहाँ पर आपके पास क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो 30 डेज 60 डेज वो जो प्लस करना होता है और वो जो चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेशन से हट जाओ। एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो भाई जिस दिन आपने पेमेंट करी है या फिर आपके पास पैसा अकाउंट में, सॉरी, जिस दिन आपके पास पैसा अपने अकाउंट में आया है या जिस दिन आपने बुक्स में दिखाया है, विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस, ओके। तो ये हो गया आपका यहाँ पर पार्ट कंप्लीट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये पूछा है कि भाई हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। टाइम ऑफ सप्लाई किस तरीके से निकालेंगे हम यहाँ पर, तो भाई इधर क्या होगा, इधर आपसे पूछा गया है कि कुछ आपको फैक्टर्स दिए हैं, कमेंसमेंट कब हो रही है, कंप्लीशन कब हो रही है, इनवॉइस कब इशू हो रहा है, पेमेंट कब, हमें चेक से पेमेंट कब मिली है, बैंक में वो डिपॉजिट कब हुई है और चेंज इन रेट कब हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ब्रेकडाउन करके सीखेंगे, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा इसको आपको एक प्रोविज़न है जो आपको ध्यान में रखना है। देखो टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको चेंज इन रेट में कन्फ्यूजन होती है ना, तो सबसे एक बहुत प्यारी चीज़ है यहाँ पर आपको दी गई है, वो है आपका ये वाला पार्ट, ये आपका जो लेटेस्ट रिकैपिटुलेट वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपको सारे के सारे सिनेरियोज दिए हुए हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो ये सिनेरियो यहाँ पर एग्जैक्टली अप्लाई होता है। इस पे हम बाद में आएंगे कैसे अप्लाई होता है, इस चीज़ को देखते हैं पहले। देखो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, ये आपके पास हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई चेंज इन रेट कौन सी डेट को हो रहा है, वो हो रहा है 16 अक्टूबर को, ठीक है। जो रेलिवेंट फैक्टर्स हैं कि भाई एक एक करके देखते हैं कि कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब हो रही है, वो हो रही है 10 अक्टूबर, जो कि है इससे पहले चेंज इन रेट से। इनवॉइस इशू हो रहा है 20 अक्टूबर, जो कि है चेंज इन रेट के बाद वाली चीज़। उसके बाद आपके पास चेक कब मिला आपको, 15 अक्टूबर को। आपने डिपॉजिट कब कराया, वो 18 अक्टूबर को।
तो भाई ये तो हमारे पास सारे के सारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है। ये हुआ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये हुआ आपके पास चेक की डेट, ये हुई आपके पास बैंक की डेट, और ये हुआ आपके पास इनवॉइस, और ये है आपका चेंज इन रेट। ये आ गए हमारे पास भाई सारे के सारे रेलिवेंट फैक्टर्स। अब यहाँ पर एक प्रोविजन आपको पता ही होगा कि जब आपके पास चेक पहले मिला और चेंज इन रेट के बाद वो डिपॉजिट हुआ, तो अगर 4 दिन के अंदर अंदर वो डिपॉजिट हो जाता है, 4 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द चेंज इन रेट अगर वो डिपॉजिट हो जाता है बैंक के अंदर, तो भाई ये वाली डेट ही हम ले लेंगे। लेकिन अगर ये 4 दिन से लेट होता तो जिस दिन वो डिपॉजिट होता उस डेट को हम लेते। तो यहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन रेट से पहले हो रहा है, ठीक है, सॉरी 4 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट हो रहा है, तो हम ये वाली डेट यहां पर ले लेंगे। अब आपके पास रेलिवेंट फैक्टर्स क्या क्या हुए कि भाई इनवॉइस जो है वो आपका आफ्टर द चेंज इन रेट है, आपकी जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है वो बिफोर चेंज है, पेमेंट है बिफोर चेंज है। इस केस के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज़ कही गई है कि यहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा 15 अक्टूबर, जो कि है डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट जो कि आपका 15 अक्टूबर है, ये आपका यहां पर आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ये देखो क्लियरली यहां पे मेंशन है कि सप्लाई पहले हो रही है, पेमेंट भी पहले हो रही है, इनवॉइस बाद में हो रही है, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट यहां पर हम लेके चलेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहां पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस बारे में बात करता है, ये देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, यहां पर आपको ध्यान देना है कि एक पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग हाउस है रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ बुक्स, लेटर कार्ड्स, एनवलप्स, गाइड्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें हैं, देखो, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रिंटिंग ऑफ एनवलप्स। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स के अंदर आप कंटेंट अपना खुद देते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसको छपाई की सब सर्विस लेते हो, ठीक है। तो जो छपने वाला काम है उसको हम सर्विस मानते हैं। हालांकि जहां पर प्रिंटिंग ऑफ एनवलप्स है तो वहां पर यूजुअली बिजनेस में क्या होता है कि एनवलप्स भी वो साथ में ही आपको देते हैं, तो यहां पर इसको हम गुड्स मानते हैं। तो ये पहला टास्क था आपको ये आइडेंटिफाई करने का कि भाई यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी है और सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सी है। तो पहले केस में तो सर्विस है और दूसरे केस में गुड्स है। अब आपको ये पता चल गया तो अब आप रेलिवेंट प्रोविजंस लगा के इजीली इसको आप कंप्यूट कर सकते हो। जैसे कि भाई डेट ऑफ एंटरिंग इनटू प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट नॉट रेलिवेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस गुड्स के केस में नॉट रेलिवेंट, क्योंकि गुड्स के केस में आप अपना एडवांस को कंसिडर नहीं करते हो, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रिंटिंग सर्विस के केस के अंदर रेलिवेंट है, ओके। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, अब यहां पर हमें क्या देखना था कि भाई 30 दिन में इनवॉइस इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो चीज़ हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगी। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ बुक्स एंड लेटर हेड्स टू बायर गुड्स के केस में रेलिवेंट है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ बैलेंस पेमेंट, यानी कि जब सारी पेमेंट आ गई, ये डेट ऑफ पेमेंट आपके पास बनेगी किस चीज़ की, गुड्स के केस के अंदर आपके पास रेलिवेंट है। तो देखो इनवॉइस आपका रेज हो जाना चाहिए था 7 अप्रैल तक, एक्चुअल में इनवॉइस रेज हुआ है 10 अप्रैल को, पेमेंट की डेट है 30 अप्रैल। तो भाई सीधी सी बात है, इन दो डेट में से विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। ऊपर भी केस के अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई एडवांस तो भाई एज एंड व्हेन रिसीव्ड आपका वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो एक तो एडवांस की होगी डेट 20 मार्च, दूसरी डेट आपके पास आएगी कि आपको ये देखना है कि कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 30 दिन के अंदर इनवॉइस रेज हो गया या नहीं हुआ। तो द आंसर इज यहाँ पर क्लियरली नहीं हुआ, तो 10 अप्रैल और आपका यहाँ पर आएगा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो 10 मार्च अप्रैल और 31 मई विच एवर इज अर्लियर, यानी 10 अप्रैल विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपके हमारे पास दो आंसर्स आ गए, एक तो आ गया 10 अप्रैल फॉर सर्विसेज और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 अप्रैल फॉर गुड्स, ओके। तो ये दो आंसर आ गए, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। बड़ा ही पैराग्राफ में इन्होंने लिखा हुआ है, सॉरी ये तो 10th, देखो पहला तो आपके पास जो आपका है प्रिंटिंग ऑफ बुक्स दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड द नेक्स्ट पार्ट इज आपका सप्लाई ऑफ गुड्स। ये आपने पहले पार्ट में आपको डिटरमाइन करना है, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। आगे बढ़ते हैं।
आगे आपके पास फिर जब आंसर आएगा यहाँ पर 20th मार्च एंड 10th अप्रैल। ओके, दो डेट्स हैं आपके पास यहाँ पर, एक तो 20th मार्च है पहली, और रिमेनिंग पेमेंट के लिए आपके पास 10th अप्रैल है और एक 7th अप्रैल। तो ये आपके पास सारी की सारी डेट्स यहाँ पर बनती हैं। ये देखो, पहला तो आपका देफो इन द गिवन केस द लास्ट डेट बाय विच इनवॉइस ought to have been issued is 7th April, thus the time of supply of envelopes for the purpose of payment of tax is 7th April। this is for the goods वाला पार्ट जो आपने एनवेलप्स के लिए किया था, ये हो गया। एडवांस के लिए जो डेट निकली थी वो हमने निकाल ली, और उसके बाद जो उसके अलावा जो पेमेंट हुई है उसकी जो डेट होनी थी वो हमने निकाल ली है यहाँ पर। सो गाइज, ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन, काफ़ी ईजी था। अब आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो चुके हैं। सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स आपके कवर होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो प्रोडक्ट दिए गए हैं। एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, ए और बी। ए जो है आपका अपना फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है, और बी जो है आपका रिवर्स चार्ज के अंदर है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है, बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज के अंदर हम एडवांस पेमेंट को इग्नोर करते हैं, लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर एडवांस पेमेंट की भी टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट की जाती है, सेम फॉर्मूला आपका पुटअप करके। ओके, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले अगर ए को सॉल्व करेंगे तो ए के लिए ना हम जितनी भी चीज़ें ए के लिए रेलिवेंट हैं उनको निकालेंगे और निकाल कर लेंगे, उसके बाद बी वाले पार्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ए को देखूं तो ए के लिए मैंने जो आइडेंटिफाई करी है, सबसे पहले आपका 5th मार्च जिस दिन आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड रिमूव हुआ। दूसरा आपके पास आता है यहाँ पर 4th मार्च जिस दिन आपका इनवॉइस रेज हुआ, एंड आपके पास आता है 25th मार्च जिस दिन आपकी पेमेंट हुई। ठीक है, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर वाला आपके पास पार्ट आ जाएगा। कैसे? पहली बात तो देखो, 5th मार्च तक आपका इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए था, तो क्या यहाँ पर रेज हुआ है? तो द आंसर इज येस, क्योंकि 4 मार्च को हो चुका था। तो इसकी डेट हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 मार्च को और 25th मार्च को देखेंगे। इनमें से विच एवर इज अर्लियर यानी कि 4th मार्च आपका यहाँ पर बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर बी, सॉरी ए। अब बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो आपके पास टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी। पहली निकलेगी एडवांस के लिए, क्योंकि यहां पर आपको एडवांस रिसीव हुआ है। ये जैसे ये जो आपको यहां पर दिया गया है कि भाई पेमेंट ऑफ एडवांस आपको मिला है, इसको मैं पहले वाले को मैं येलो रखता हूं, तो आपको ये एडवांस मिला। ठीक है, इस एडवांस के लिए इनवॉइस कब रेज हुआ आपका? तो भाई इनवॉइस तो देखो एक ही रेज हुआ है। ठीक है, तो वो इनवॉइस जो आपका रेज हुआ है वो हुआ है 11th मार्च को। तो क्या हम इसमें 11th मार्च लेते हैं? नहीं, आरसीएम के अंदर हम इनवॉइस की डेट के बाद का 31st डे लेके चलते हैं, जो कि यहां पर आएगा 11th अप्रैल। ओके, 31st डे जो आपका बनेगा 11 अप्रैल। तो ये हमारे पास एक डेट आ गई। ठीक है, जिसको हम दोनों एडवांस में भी और रिमेनिंग पेमेंट में भी यही डेट यूज होगी, क्योंकि इनवॉइस ये पूरे अमाउंट की है। दूसरा फैक्टर आपके पास आता है कि भाई गुड्स रिमूव कब हुए? तो भाई गुड्स आपके पास रिमूव हुए हैं यहाँ पर एडवांस के भी और बाकी सारे भी गुड्स रिमूव हो गए थे आपके 10 मार्च को यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आता है सॉरी आरसीएम के केस के अंदर रिमूवल की डेट नहीं लेते हैं। आरसीएम के अंदर हम रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि आपका आएगा 23 मार्च। ठीक है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ 23 मार्च। तो भाई अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ, सिर्फ एडवांस की बात करूँ, तो जिस चीज़ का मुझे एडवांस मिला है उसका इनवॉइस मैंने कब रेज किया, उसके बाद का 31st डे। जिस चीज़ का एडवांस मिला है वो प्रोडक्ट कब इशू हुए, वो वाला दिन, और जिस दिन एडवांस मिला है विच एवर इज अर्लियर। तो इन 3 डेट में से 11th अप्रैल, यहाँ पर देखो इसको तो हम इग्नोर ही कर देंगे ना, 11th मार्च को, ये डेट सब्स्टिट्यूट हो जाएगी हमारी 11th अप्रैल से। तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए 3 चीज़ें आ गई। 11th अप्रैल, गुड्स किस दिन गया और पेमेंट किस दिन आई, वो है 17th फेब। तो भाई अर्लियर आपका क्या निकल आएगा? 17th फेब। एडवांस के केस में मोस्टली जिस दिन पेमेंट रिसीव होती है वही आपका अर्लीस्ट निकल के आता है। उसके बाद
अब हम देखेंगे कि जो बाकी के 2 लाख रुपए की पेमेंट हुई है उसके पेमेंट का जो इनवॉइस है वो कब रेज हुआ। देखो इनवॉइस एक ही रेज हुआ है तो ये डेट ऑफ इनवॉइस भी सेम रहेगी, डेट ऑफ प्रोडक्ट भी एक साथ ही आपके पास से गए हैं उसको मिले हैं तो वो भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर इस केस के अंदर आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई बनने वाला है वो आपके पास बन जाएगा। साथ में आपको एक चीज़ और देखनी है यहाँ पर कि पेमेंट जो बाकी की पेमेंट है वो आपने कब करी है। तो भाई पेमेंट मेड बाय द बायर बी ऑन 1 अप्रैल, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 11th एंड ये आपका इनको कंपेयर करेंगे तो 23 मार्च विल बी आपका अर्लीस्ट। देखो दोनों में फ़र्क क्या है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई बी की निकल रही है वो निकल रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आपका रिसिपिएंट और ए की निकल रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आपका जो सप्लायर है। तो इसमें ये बेसिकली डिफरेंस है। तो भाई जो रिसिपिएंट है उसने अपनी जेब से एडवांस दिया है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके पास एडवांस रिसीव हुआ है इसका कोई सबूत नहीं होता सप्लायर के पास कि भाई ना तो उस टाइम पे अगर उस टाइम इनवॉइस रेज हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस आ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट एडवांस आपके पास आया है तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के केस के अंदर। सो गाइज इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। बस एक आपको कैच बस इसमें ये ध्यान रखना है कि एडवांस की भी और उसकी भी दो आपके पास टाइम ऑफ सप्लाई आएगी, रिसिपिएंट के केस के अंदर, आरसीएम के केस के अंदर, और आपके पास प्रोडक्ट ए के केस के अंदर एक ही आएगी। एडवांस को हम इग्नोर करेंगे। सो गाइज इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये एक क्वेश्चंस कम आपका कॉन्सेप्ट्स की वीडियो थी क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट पे मैंने उतना ही टाइम दिया है जितना क्वेश्चंस के ऊपर टाइम दिया है। तो अगर आपको रिवीजन वीडियो नहीं भी करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज यहाँ पर हो चुके हैं। सो गाइज इससे भी आपका अच्छे से काम चल जाएगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।